यहाँ मामला रोहतक वर्सेस सिरसा का बना दिया है बीजेपी ने आलोक जी, और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कुमारी सैलजा नहीं एक्टिव, मतलब दलित विरोधी ये नैरेटिव कांग्रेस का, इसी को लेकर वो घेराबंदी कर रहे हैं आपकी। घेराबंदी नहीं, अंग्रेजों से सीखा है बीजेपी ने कि किस तरह से डिवाइड एंड रूल करना है। जिलों को बांट दो, जातियों को बांट दो, जहां धर्म का कार्ड ना चले वहां कुछ और चीजें बांट दीजिए, ठीक है। हिसार वर्सेस सिरसा कर दीजिए, सिरसा वर्सेस रोहतक कर दीजिए, ये इनकी पुरानी पैंतरेबाजी है। मैं तो कह रहा हूँ राजीव जेटली जी काफ़ी सीनियर हैं वहाँ बीजेपी में, पहले ये भी शायद इनेलो में थे। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि आप आज कहिए ना कि दलित को हम बनाएंगे सीएम, कहिए जरा। अमित शाह जी से कहलवा दीजिए कि अगला सीएम दलित होगा, किसी भी राज्य के लिए कहलवा दीजिए। हरियाणा, अरे हरियाणा, अरे भाई हरियाणा छोड़ दीजिए। राजीव जी आलोक जी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। आपके बीच में वो नहीं बोलते हैं। आलोक जी आइए अपनी बात रखिए, फिर राजीव जी आपके पास आऊंगी प्लीज। यही प्रॉब्लम है। देखिए दिक्कत ये हो रही है कि कहीं पर भी जाते हैं तो फंस जाते हैं। अमित शाह जी तो बोलकर चले गए, अब प्रवक्ता कैसे डिफेंड करें उस चीज को। अब यहाँ 5-5 इन्होंने अध्यक्ष बनाए, उसमें से एक दलित नहीं बनाया। आज तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो ही बेचारा 1 लाख रुपए की रिश्वत में, वो कौन थे, बंगारू लक्ष्मण जी, वो फंसवा दिए। सुना अंदर के ही किसी ब्राह्मण के कैंडिडेट ने फंसवा दिया उनको। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब आप बताइए ना, बीजेपी के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक दलित हुए? एक हुआ, वो भी 1 लाख रुपए की रिश्वत में अंदर जेल पहुंच गया। ये लोग भी किस मुंह से दलितों की बात करते हैं, मतलब समझ नहीं आती हमें तो बात। अब अनिल विज पे कोई उत्तर नहीं देंगे, ठीक है। मैं राजीव जी का उत्तर नहीं देंगे। मैं राजीव जी का ओबीसी खेले, हमारा तो ओबीसी है, किसान है। लोकसभा चुनाव, अब भाई अनिल विज साहब ने क्या गुनाह किया कि अनिल विज जी को नहीं बीजेपी को मिली थी, और कहा 2024 में स्कोर जो है वो बिल्कुल बराबरी का हो गया राजीव जी, आपकी और कांग्रेस के बीच में 5-5 का। और जो सीएसडीएस के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि किस तरीके से इस बार दलित वोटर वो बड़ी संख्या में बीजेपी से हटकर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया। करीब 60% से ज्यादा दलित एक मुश्त कांग्रेस के पाले में गया है। 2024 लोकसभा चुनाव सीएसडीएस के आंकड़े में बता रही हूं। क्या इसी वजह से ये दलित वाला कार्ड खेला जा रहा है? कुमारी सैलजा के बहाने बीजेपी अपनी राजनीति चमकाना चाहती है दलितों के बीच? राजीव जेटली, जब ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, दलित विरोधी प्रोपेगेंडा, उस टाइम पे कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही थी। अगर वो चुनाव ना लड़ रही होती और विधानसभा का चुनाव होता तो शायद इनके कपड़े खोल देती, उजागर कर देती है इसकी हकीकत क्या है, इसके पीछे की। जो अब काम कर रही है वो पहले कर चुकी होती और पता चल जाता कि कांग्रेस कितना दलित प्रेम रखती है। क्योंकि ये तो बार बार लाल किताब लेकर के घूम रहे थे, उन्हें थोड़ी पता था कि हमारे अंदर बैठे लीडर जो से वो प्रताड़ित हैं, वो पीड़ित हैं, उनकी बेचारों की गर्दन टूट चुकी है, उनके हाथ टूट चुके हैं। उन्हें थोड़ी पता था। तो दलित समाज को भी जागरूक हुआ है, उसे मालूम है कि ये लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है हमें। जब वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है तो वो उनको एक्सेप्ट कैसे कर लेंगे? बात घूम फिर के आती है। मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ आलोक शर्मा जी से, एक ही बात छोटी सी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कुमारी शैलजा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पसंद हैं? अगर हैं तो हाँ कर दें, और अगर नहीं है तो हुड्डा साहब से पूछ लें, वो उनको पसंद है। आप रिपीट कर रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं लगातार। जितनी बार मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ आप बार बार हुड्डा वर्सेस सैलजा बना रहे हैं ना। कभी रोहतक बनाम सिरसा के जरिए, कभी दलित वर्सेस जाट के जरिए। तो क्या पूरी की पूरी आलोक जी रणनीति बीजेपी की यही नजर आ रही है कि कांग्रेस जाटों के जोर पर लड़ ले चुनाव, लेकिन दलितों पर कांग्रेस का जोर हम नहीं रहने देंगे, और कुमारी सैलजा के जरिए ये दलित कार्ड बीजेपी का? देखिए मुझे लगता है पूरी तरह से 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ हैं, और 10 साल तक जिस निकम्मी सरकार ने कोई काम नहीं किया वो क्या करेंगे? अंत में आकर वो यही काम कर सकते हैं। वो यही करेंगे कि जातियों में बांटिए समाज को, धर्म में बांटिए, अमीर गरीब में बांटिए, रोहतक और सिरसा में बांटिए, यही कर सकते हैं वो। पूरे इस एबीपी न्यूज़ के शो में एक बार भी उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने 10 साल तक काम किया है। अच्छा, और काम मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। वो कह रहे हैं साहब वहां उनके घर में लड़ाई है इसलिए हमारा घर आबाद हो जाएगा। नहीं, हमारा घर इसलिए आबाद हो जाएगा कि उनके घर में लड़ाई है। अरे भाई हमारे घर में तो लड़ाई नहीं है, लेकिन जिस घर में हमने घर पूरा संवार कर आपको दिया था हरियाणा का, वो हरियाणा तो आपने बर्बाद कर दिया उस घर को। आज आप अपनी सीट पर मुख्यमंत्री रहते हुए सीट बदलनी पड़ रही है।
आप ठीक है। बताइए ना करनाल। चलिए ठीक अरे है, ठीक है, सुनिए एक एक भाई, करके सुनिए भाई, मेरी बात जरा। सुनिए, मेरी दामाद बात जी को सुनिए, क्लीन आलोक जी चिट भी सुनिए, आप ही तो की सरकार ने दी रोहतक थी। वर्सेस सिरसा तो बहुत हो गया। नहीं, नहीं, रोमाना अब मैं जी, रोमाना करनाल जी, में बहुत पहुंचूं। अच्छा विषय और लिया। राजीव जेटली जरा जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिरकार वो करनाल जिसने दो मुख्यमंत्री चुनकर दिए, पहले मनोहर लाल खट्टर फिर नायब सिंह सैनी, क्या शिकायत हो गई करनाल से? मुख्यमंत्री की सीट क्यों बदल दी? इसका जवाब दे दीजिए राजीव जी, ये लोगों के मन का भी सवाल है करनाल में। नहीं, पहली बात तो ये है कि करनाल से जो हमारे कैंडिडेट थे जगमोहन आनंद, वो बहुत लंबे वक्त से करनाल से चुनाव लड़ना चाहते थे। आज तक उनको टिकट नहीं मिली थी, पेंडिंग चल रहा था। तो देखिए, आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी सीट चेंज करी कि जिनका अधिकार बनता है उनको ये टिकट देनी चाहिए, उनको ये सीट देनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी यहाँ करनाल से ही लड़ना चाहते थे। पहले मनोहर लाल खट्टर ने हक मारा हुआ था उनका, मैंने यही उन बोला। नेता का, आपकी पार्टी के जिनको अभी आप हक दे रहे हैं, पहले उनका हक मारा हुआ था आप लोगों ने, बिल्कुल। मनोहर लाल खट्टर ने और फिर नायब सिंह सैनी ने यही तो उपचुनाव बता- लड़वा यही देते तो- उनको फिर यही याद अरे भाई, 6 महीने पहले लड़वा देते उनको यही वहां तो से। बता रहा हूँ, स्वेच्छा से उन्होंने अपनी टिकट छोड़ी थी, अपनी सीट हाँ। छोड़ी थी। आज मांगी है तो उनको वापस दी गई है। और नायब सिंह सैनी गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से, किसी भी सीट पर जाकर चुनाव लड़ेंगे, वहां से भारी मतों से जीत करके आएंगे, उन्हें मालूम है। तो मेरी सर, किसी ऐसी की दरिया एक दिली सीट दिखानी किसी थी तो थोड़ी सी नायब सिंह सैनी के लिए भी दिखा देते। रोमाना जी, नायब किसने सिंह सैनी छोड़ी थी? मीडिया के छोड़ी तो सामने किसी ने कहते नहीं चले थी। गए लिस्ट पहले आने से पहले कि नायब सिंह सैनी कह रहे थे मैं तो करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा, जबकि आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि नहीं, इनको लाडवा भेजेंगे। वो कह रहे थे मुझे तो कोई जानकारी नहीं, मैं तो करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। इससे सर, तो- उनकी भी थोड़ी सी मान लेते। इससे तो एक बात स्पष्ट होती है ना कि यहाँ पे किसी की चलती नहीं है, पार्टी का हाँ। निर्णय होता है, पार्टी जो डिसाइड करती है, हर व्यक्ति को वही फॉलो करना पड़ता है। हमारे यहाँ तो दायित्व दिए जाते हैं, कोई चौधराट तो है नहीं। जैसे परफेक्ट। आप आगे आलोक जी, ये सोचिए ना, पार्टी में प्रदेश तो अध्यक्ष डिफरेंस है बीजेपी और बीजेपी में सब अनुशासित सिपाही हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को बोला तुम्हें सीट बदलनी पड़ेगी, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं करनाल छोड़ देता हूं। मुख्यमंत्री को बोला तुम लाडवा जाओ, ठीक है जी मैं लाडवा से चुनाव लड़ूंगा। एक जानकारी बस दर्शकों को दे दूं, 2014 से 2024 ये जो 10 साल हैं, 4 बार चुनावी समर में उतरे हैं नायब सिंह सैनी और चारों बार अलग अलग सीट से। जी सर, आइए जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस बैकग्राउंड के थे लोकसभा में, वो भी इन्हीं की पार्टी की रणनीति होगी। 28 लोग इस बार जो इनके हैं, 90 में से वो दल बदलू हैं। 9 लोग ऐसे हैं जो परिवारवादी हैं। तो मतलब ये पार्टी विद डिफरेंस है क्या? इसी को पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं। एक आदमी एक स्टेट में 4 बार चुनाव लड़ता है और जीतता है, और उसके बाद वो अपनी सीट छोड़कर भाग जाता है। क्या यही पार्टी विद डिफरेंस है? क्या यही परफॉर्मेंस है? मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये सब बहानेबाजी है। करनाल का भी भट्टा बैठाया हुआ है। एबीपी न्यूज़ के पीछे जो दर्शक हैं वो भी बताएंगे कि क्या हालत इन लोगों ने कर दी है। और अब ये हार रहे हैं तो तमाम तरह की बहानेबाजी बना रहे हैं, कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।